तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय। तो पिछले कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था जैविक प्रक्रियाओं में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन हम सभी ने देखे थे। तो आज हम अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट दिए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही सुंदर नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल विद्या क्लासेस 3 को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा सही विकल्प चुनें। पहला हमारा क्या है? सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? अ इंसुलिन, ब थायरॉक्सिन, स एस्ट्रोजन, द साइटोकाइनिन। तो हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें से द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? पादप हार्मोन होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता। तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता। अ डेंड्राइट, ब केंद्रक, स एक्सॉन, द सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा द सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, है मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। अ है पीयूष ग्रंथि, ब है यकृत, स है एड्रिनल, द है पीनियल ग्रंथि। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या करता है? शरीर के हार्मोन, जो स्रावित होने वाली हार्मोन की ग्रंथियों का क्या करता है? नियंत्रण करता है। ठीक है। फिर हमारा हो जाता है चौथा, आ जाता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। रक्त में शर्करा का नियंत्रण रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करती है। अ पैराथायरॉइड ग्रंथि, ब अग्नाशय, स एड्रिनल ग्रंथि, द पीनियल ग्रंथि। तो इसका आंसर है ब अग्नाशय। अग्नाशय क्या करती है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करने का काम करती है। उसके बाद है पांचवा, रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यदि हमें मच्छर काटता है तो सोते हुए भी हम उस मच्छर के काटने से बचने का प्रयास करते हैं। इस क्रिया का नियंत्रण होता है अ पीयूष ग्रंथि द्वारा, ब मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क द्वारा, स हार्मोन द्वारा, द पीनियल ग्रंथि द्वारा। तो इसका आंसर होता है ब मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क द्वारा। क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क द्वारा। उसके बाद है प्रश्न 2, हमारे शरीर में होने वाली किसी प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो देखते हैं उत्तर है कुछ अनुक्रियाएं तुरंत होती हैं और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही हो जाती है। इस प्रक्रिया की अनुक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं या स्वतः क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें कहा गया है कि जो
क्रियाएं होती हैं वह क्या होती है, हमारे बिना आदेश की हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं या स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आँख होता है पलक, है ना, पलकों का झपकना, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। यह जो क्रिया होती है वह अपने आप ही होती हैं। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे, स्वतः प्रेरित क्रियाएं कहलाती हैं या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं, जो मेरुरज्जु द्वारा ही संपन्न हो जाती हैं। पलकों का झपकना, छींकना, खांसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं कोई बाहरी अवांछित कण के आँख, नाक या गले में चले जाने की अनुक्रिया के फलस्वरूप होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का पथ इस प्रकार है: उद्दीपन, ग्राही अंग, संवेदन तंत्रिका, मेरुरज्जु। उसके बाद है प्रेरित तंत्रिका, मांसपेशियों द्वारा क्रियाएं। जब हाथ को गर्म पानी के संपर्क में लाते हैं तो हाथ एकदम हट जाता है। इस प्रतिवर्ती क्रिया के उद्दीपन के संचरण पथ को चित्र में दर्शाया गया है। देख सकते हैं, उद्दीपन है, ग्राही अंग है, मांसपेशियों द्वारा क्रिया हो रही है, संवेदन प्रतिक्रियाएं हैं, प्रेरक तंत्रिका है, मेरुरज्जु है, प्रेरित तंत्रिका है। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा हाथ अचानक से किसी भी गर्म वस्तु पर टच होता है तो क्या होता है, हम तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं, ठीक है, उसको उद्दीपन कहते हैं। तुरंत जो हटाते हैं उसको उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 3 है, प्रतिवर्ती क्रिया पर मेरुरज्जु और मस्तिष्क की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा ही होता है। इसमें मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका नहीं होती। टिप्पणी हेतु आप दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 देखें। तो चलिए आगे हम देखेंगे दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक 1 में। उसके बाद है प्रश्न 4, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के स्त्राव में समन्वय है, इस कथन की पुष्टि करें। उत्तर है, तंत्रिकाओं और हार्मोनों द्वारा सूचनाओं के आवागमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है और आपसी समन्वय से चलती रहती है। मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिकाओं और पीयूष ग्रंथि के कार्य का तालमेल बना है। ऐसा ही हमारे शरीर में अन्य अंगों जिनसे हार्मोन स्रावित होता है उन सभी से तंत्रिकाएं जुड़ी हैं। हमारे अंगनाशय पैंक्रियाज में पाचन क्रिया के लिए बनने वाले रसायनों के अलावा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। इंसुलिन न हो तो हमारा शरीर शर्करा का उपयोग नहीं कर सकता। इंसुलिन की अनुपस्थिति में हमारे वृक्क रक्त में उपस्थित शर्करा को मूत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं और हम मधुमेह के शिकार हो जाते हैं। मधुमेह तो डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में हो तो वह भी अधिक घातक होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की ज़्यादा मात्रा का इंजेक्शन दिया जाए तो उसका यकृत रक्त से सारी शर्करा ले लेता है, जिससे मस्तिष्क को शर्करा नहीं मिलता और स्थिति गंभीर हो जाती है। यह सत्य है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, मगर यह भी जरूरी है कि इसकी एकदम सही मात्रा शरीर में रहे। इसलिए प्रत्येक कोशिका में इंसुलिन बनाने के स्थान पर यह एक ही अंगनाशय में तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से बनता है। उसके बाद है प्रश्न 5वां, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये देख लीजिए, सुंदर सा चित्र बना हुआ है। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना का चित्र है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके कार्य। तंत्रिका कोशिका के कार्य, पहला है मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना। दूसरा है विभिन्न अंगों का नियंत्रण तथा अंगों तथा वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना।
उसके बाद है अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं। ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है अथवा हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं का संचालन कैसे होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। हम पहले क्या देखेंगे, अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिन पर इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है इनका संबंध शरीर के आंतरिक अंगों से होता है तथा दूसरा मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। उदाहरण है आँखों में तेज रोशनी पड़ने पर पुतली का सिकुड़ना। हम जैसे ही आँखों में हमारी तेज रोशनी पड़ती तो हम क्या करते हैं, अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, ये बिना इच्छा के ही होती हैं। उसके बाद है प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये किसी बाह्य उत्तेजना या उद्दीपन के कारण प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अनैच्छिक रूप से होता है तथा मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। उदाहरण है मुंह में भोजन देकर लार आना, उसके सुई चुभाने पर हाथ हटा देना। हम देखते हैं कि कभी कभी हमें क्या स्वादिष्ट रसगुल्ला, जलेबी ये सब दिख जाता है तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, लार आ जाता है। ठीक है, यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, ये अनैच्छिक होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है। कभी कभी यह सुई चुभने पर हम क्या करते हैं, तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। उसके बाद है हमारा प्रश्न 7वां, पौधों में रासायनिक समन्वय का उदाहरण लिखें। उत्तर है उदाहरण। उदाहरण है पहला, डार्विन वाले प्रयोग में तने के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है, कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, पेड़ पौधों में भी हार्मोन पाया जाता है। उसमें सबसे पहले डार्विन वाले प्रयोग में तने के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला हार्मोन जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तने के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला हार्मोन है और यह क्या करता है, कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, ऑक्सिन हार्मोन। उसके बाद है दूसरा, पौधों में पाया जाने वाला ऐसा ही एक हार्मोन जिब्रेलिन है। क्या है, जिब्रेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। हमने देखा है जी कि जो ऑक्सिन है वह क्या करता है, कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है और तने के ऊपरी भाग में पाया जाता है। लेकिन उसमें एक और है, पौधों में एक और हार्मोन पाया जाता है जिब्रेलिन। ठीक है, जो क्या करता है, ऑक्सिन की तरह ही तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है एक अन्य हार्मोन साइटोकाइनिन कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। यह फलों एवं बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह क्या करता है, एक और हार्मोन पाया जाता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिकाओं के ये क्या करता है, कोशिकाओं को विभाजन में मदद करता है। यह फलों एवं बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि पौधों में भी रासायनिक समन्वय पाया जाता है। ये रासायनिक पादप हार्मोन हैं। ये विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। हमने देखा है तीन हार्मोन कौन कौन से देखे हैं हम लोग, 3 हार्मोन, ऑक्सिन देखे हैं, जिब्रेलिन देखे हैं, ऑक्सिन देखे हैं, क्या और क्या देखे हैं, जिब्रेलिन देखे हैं और साइटोकाइनिन देखे हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है, वृद्धि में सहायक होता है, जिब्रेलिन भी क्या होता है, तनों की वृद्धि में सहायक होता है और साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिकाओं के विभाजन में सहायक करता है। फलों एवं बीजों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है जो साइटोकाइनिन होता है। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि पौधों में भी रासायनिक समन्वय पाया जाता है। यह रासायनिक पादप हार्मोन है। क्या पादप हार्मोन है या ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन है या इसे पादप हार्मोन भी कहा जाता है। जो पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है उसे हम पादप हार्मोन भी कहते हैं। ये विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। प्रश्न 8 है, एक जीव में नियंत्रण
एक जीव में नियंत्रण व समन्वय की क्या आवश्यकता है? उदाहरण सहित उत्तर दें। उत्तर है, जीव में नियंत्रण व समन्वय की विशेष भूमिका है। मनुष्यों में तंत्रिकी व हार्मोनल दोनों प्रकार का नियंत्रण व समन्वय देखा जा सकता है। उदाहरण है मनुष्य का शरीर जटिल तंत्र है। इसके सारे भाग किसी कार्य को एक दूसरे के सकारात्मक सहयोग व व्यवस्थित ढंग से करते हैं। जब हम डर जाते हैं तो रोम खड़े हो जाते हैं व डर से भागने लगते हैं। इस क्रिया के लिए श्वास दर बढ़ती है व हृदय तेज गति से धड़कता है। यदि ये क्रिया न हो तो मृत्यु हो जाएगी। अतः किसी एक कार्य के लिए सभी अंगों में सामंजस्य देखने को मिलता है। उसके बाद है पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्यों या क्यों नहीं? तो देखते हैं इसका उत्तर। हाँ, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश के प्रति क्या होते हैं? संवेदी होते हैं। बिल्कुल जी हाँ, होते हैं। पौधे प्रकाश के प्रति संवेदी हैं। पौधे प्रकाश उद्दीपकों से प्राप्त सूचनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये सूचनाएं पौधों में उपस्थित विशेष रसायनों के रूप में स्थानांतरित होती हैं, जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। यदि पौधों के तने के शीर्ष भाग पर किसी दिशा से निरंतर प्रकाश मिलता रहे तो उसकी विपरीत दिशा की विभाज्य कोशिकाओं को मिलने वाली सूचनाओं के कारण कोशिकाओं का अधिक तेजी से विभाजन होता है, जिससे तना एक ओर से झुक जाता है। इससे यह अनुमान लगाया गया है कि पौधों में विशेष रासायनिक पदार्थों के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे उनकी विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। देख लीजिए, ये हैं बहुत ही सुंदर चित्र हैं। यह सभी का बताया गया है। जैसे कि अ है आपका पूर्ण तना, तो पूर्ण प्रकाश की ओर झुकता है। उसके बाद आपका ब है सिर कटा हुआ है, तो झुकाव नहीं होता है। उसके बाद स अपारदर्शी टोपी से ढका सिरा है, तो यहाँ पर झुकाव नहीं होता है। द पारदर्शी टोपी से ढका सिरा, ठीक है। पारदर्शी वो अपारदर्शी टोपी से था, ये क्या है? पारदर्शी टोपी से ढका सिरा प्रकाश की ओर झुकता है। अधिकांश निचला भाग अपारदर्शी आवरण से ढका हुआ, देखो आधा जो निचला भाग है इसका बहुत आधा भाग क्या हुआ है? पूरा ढका हुआ है अपारदर्शी पदार्थ से, फिर भी प्रकाश की ओर क्या है? ये झुक गया है। उसका हमारा प्रश्न 10वां। प्रश्न 10 है, क्या पौधों में उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता है? उदाहरण सहित उत्तर लिखें। उदाहरण सहित उत्तर लिखिए। तो उत्तर है पौधे उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये प्रकाश, जल, ऊष्मा, स्पर्श, रासायनिक पदार्थ आदि किसी भी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उदाहरण, छुई मुई के पौधे की पत्तियां स्पर्श करने पर बंद हो जाती हैं। उद्दीपन के कारण छूने वाले स्थान पर विशेष हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण पत्ती नीचे झुक जाती है। पौधों में भी उद्दीपन होते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया कि छुई मुई का जो पौधा होता है जिसकी पत्तियां होती हैं वो क्या होती है? स्पर्श करने पर बंद हो जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होती है? उद्दीपन की वजह से होती हैं। उसमें एक विशेष हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण पत्ती क्या होती है? नीचे की ओर झुक जाती है। प्रश्न 11वां है आपका, हम जानते हैं कि मूलांकुर सदा बीज के एक ओर से ही निकलता है। प्रत्येक जाति के बीज के लिए यह स्थान निश्चित है, परंतु बीज बोते समय किसान इस बात पर ध्यान नहीं रखते और बीजों को ऐसे ही फेंक देते हैं। बीज अगर अवश्य उल्टे पुल्टे होकर जमीन में गिरते होंगे, इसके बावजूद अधिकांश पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण सहित उत्तर दें। तो देखते हैं, उत्तर है किसान बीज बोते समय उसे ज़मीन पर उल्टे पुल्टे गिरा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश पौधों की जड़ें पृथ्वी के अंदर ही रहती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि बीजों को बोने के बाद उनमें अंकुरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। बीजों को पर्याप्त पानी मिलने पर बीजों के शीर्ष भाग से प्रांकुर बनते हैं तथा निचले भाग से मूलांकुर उत्पन्न होते हैं। इन भागों की कोशिकाएं विभाज्य होती हैं।
परांकुर द्वारा तने एवं पत्तियों का निर्माण होता है तथा प्रकाशानुवर्तन की क्रिया द्वारा यह भाग भूमि के ऊपर वायवीय भाग में बढ़ता है। इसी प्रकार बीज के निचले सिरे से मूलांकुर उत्पन्न होता है तथा यह विभाजन द्वारा जड़ों का निर्माण करता है। जड़ों में गुरुत्वानुवर्तन पाया जाता है जिससे वे पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण भूमि के अंदर की दिशा में वृद्धि करती है। यही कारण है कि अधिकांश पौधों की जड़ें भूमि के अंदर रहती हैं। ये रहा आपका कक्षा 10वीं का चैप्टर 8 अध्याय 8 का प्रश्न उत्तर। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर सुंदर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप मुझसे PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।